बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मियां नवाज शरीफ बायोग्राफी केस नंबर 2। दोस्तों, शरीफ ख़ानदान अपनी इत्तफाक फाउंड्री को लुंडा बाज़ार से कोट लखपत फिर शाहदरा और बादामी बाग ले गया और वहाँ नई सनती यूनिट कायम किए। मगर हैरान कुन बात यह थी कि शरीफ ख़ानदान की हर फैक्ट्री रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास हुआ करती थी। इस हवाले से ये इल्ज़ामात भी लगाए गए कि इत्तफाक फाउंड्री, जिसके अंदर से रेलवे की पटरी गुजरती थी, वहाँ पूरे का पूरा रेलवे इंजन ही गायब कर दिया जाता था, यानी उसे फैक्ट्री की भट्टी में पिघला लिया जाता। आज हम आपको नवाज शरीफ की कहानी की दूसरी किस्त में ये बताने की कोशिश करेंगे कि शरीफ ख़ानदान का तफसीली तारुफ क्या है, शरीफ ख़ानदान के वो 7 भाई कौन थे और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उन 7 भाइयों की शादियों की दिलचस्प कहानी क्या थी, वो वक्त जब शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान बनने से पहले ही अपनी पहली गाड़ी खरीद चुका था। मियां मोहम्मद शरीफ ने कैसे 1955 में कोट लखपत के सनती इलाके में 600 कनाल ज़मीन खरीदी। 60 की दिहाई में दर हकीकत शरीफ ख़ानदान की माली हैसियत क्या थी और उनका कारोबार कितना बड़ा था, और सबसे बढ़कर क्या मियां मोहम्मद शरीफ का भारत के बड़े कारोबारी ग्रुप टाटा और बिरला का मुकाबला करने का ख्याल महज एक दीवाने का ख्वाब था। दोस्तों, 1950 के अंदर ये फाउंड्री मियां साहब के वालिद साहब ने बनाई थी। वो एक सच्चे इंसान थे। ये मिस्र नहीं है और ना ही इंशाअल्लाह ताला हम मियां साहब को यहाँ का वारिस बनने देंगे। मियां साहब ने भी कहा था, हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये सब कुछ आप ही के हाथों से हुआ है। हम जमहूरियत की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या वोटों की ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मुझ पर कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। मेरा गिराबान साफ़ है और आज मेरे सीने साफ़ हैं। कोई मुझे समझाए तो सही कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ की कहानी की पहली किस्त में हमने जाना था कि कैसे शरीफ ख़ानदान अमृतसर के करीबी गाँव से हिजरत करके लाहौर आया और यहाँ अपनी कई भट्टियाँ कायम कर लीं। नवाज शरीफ को इब्तदाई सियासत में भरपूर सपोर्ट करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड क्यूम ने साबिक IG पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी से मियां मोहम्मद शरीफ की बहुत तारीफ़ें की थीं। सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी किताब नवाज शरीफ टेढ़ी राहों का मुसाफिर में लिखते हैं कि मियां शरीफ ने हिंदुओं को मात दे दी थी। इन्होंने दिन रात मजदूरी करते करते इन्हीं की भट्टी खरीद ली। ये 1937 की बात है, जब कोई मुसलमान खालिसतन तिजारत के मैदान में उतरा था और 1947 तक इन्होंने अपना कारोबार बहुत बढ़ा लिया था। लाहौर के बिज़नेस पर इस वक्त हिंदुओं की इजारादारी थी, लेकिन शरीफ ख़ानदान ने इन्हीं से भट्टी खरीदी और फिर एक भट्टी से कई भट्टियाँ बना ली। पाकिस्तान बनने के वक्त शरीफ ख़ानदान के अमारात का ये आलम था कि वो 3 भट्टियों के मालिक बन चुके थे। 90 के रेलवे रोड पर उनकी अपनी ज़ाती हवेली थी और यही वो वक्त था जब उस ख़ानदान में पहली कार आई। ये 1943 मॉडल के काले रंग की कार थी, जिसे तमाम भाई बड़े जोश व खरोश से मिलजुल कर चलाया करते थे। अब घर, गाड़ी और माली आसूदगी सब कुछ था, तो वक्त था शादियों का। चुनाचे फैसला हुआ कि फौरी तौर पर तमाम भाइयों की शादियां कर दी जाएं। इस काम के लिए बड़े भाई मियां बरकत अली आगे बढ़े और रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। अपने भाइयों से मोहब्बत और एसार का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि बड़े भाई होने के बावजूद इन्होंने सबसे आखिर में शादी की। ये तमाम शादियां 3 साल के अरसे में अंजाम पाई। यानी एक तरफ पाकिस्तान बन रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान बनने की खुशी में इन 7 भाइयों की शादियां हो रही थी। शरीफ ख़ानदान की इस कामयाबी की बुनियाद रखने वाले इन 7 भाइयों का तारफ़ भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़े भाई मियां बरकत अली थे, जो मियां मोहम्मद बख्श की पहली अहलिया से थे। यानी बाकी 6 भाइयों के साथ इनका सौतेले भाई का रिश्ता था, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि उनका सलूक सगे भाइयों से भी बढ़कर था। मियां बरकत अली की शादी चूँकि सबसे आखिर में हुई थी, इसलिए इनकी औलाद भी सबसे छोटी थी। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे तालिब इल्मों की सियासत के नज़र हो गए और एक हादसे में दुनिया से चल गए, जबकि छोटे बेटे मियां फ़ारूक बरकत ने तवील उम्र पाई। इन्हीं मियां फ़ारूक बरकत के बेटे मियां इकबाल बरकत आजकल 35 अप्रैल लाहौर के प्रॉपर्टी को लेकर
نواز شریف خاندان کے ساتھ عدالتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میاں محمد شفیع تھے۔ یہ وہی بھائی تھے جو ذاتی امراض سے سب سے پہلے میاں برکت کے ساتھ لاہور میں محنت مزدوری کرنے اور اپنی قسمت سنوارنے آئے تھے۔ انہوں نے کئی سال تک لاہور کی بھٹی پر سخت مزدوری کر کے باقی بھائیوں کو بھی وہیں بلا لیا۔ ان کے دو بیٹے میاں پرویز شفیع اور میاں جاوید شفیع ہیں۔ میاں جاوید شفیع کے بیٹے میاں شہزاد جاوید اب خاندانی کاروبار یعنی اتفاق آئرن انڈسٹری کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ خاندانی کاروبار کی تقسیم کے بعد یہ بزنس کلی طور پر میاں شفیع کے خاندان کے پاس ہے۔ انہیں میاں شفیع کی صاحبزادی سے فیصل آباد کے سینئر سیاستدان میاں شیر علی کی شادی ہوئی، جن کے بیٹے عابد شیر علی مسلم لیگ نون کے معروف سیاستدان ہیں۔ میاں محمد شفیع کی دوسری صاحبزادی کی شادی لاہور کے سیاستدان سہیل ضیاء بھٹ سے ہوئی، جن کے بیٹے عمر سہیل ضیاء بھٹ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میاں محمد بشیر تھے، جن کے 3 بیٹے ادریس بشیر، اسلم بشیر اور اویس بشیر تھے۔ اسلم بشیر کا 2023 میں انتقال ہوا۔ یہ وہی میاں محمد بشیر ہیں جن کی اولاد کا جائیداد کو لے کر نواز شریف خاندان کے ساتھ اختلاف ہوا۔ ان ساتوں بھائیوں کی شادیوں کے بعد خاندان میں سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا اور وہ یہی ادریس بشیر تھے، جنہیں ساتوں بھائیوں کی طرف سے بہت لاڈ و پیار ملا۔ میاں محمد شریف نے انہیں خاص اہمیت دیتے ہوئے سکریٹریٹ کے قریب واقع مشہور جان میکو ڈولنڈ اسکول میں داخل کروایا تھا۔ جب 90 کی دہائی میں میاں محمد بشیر اور میاں محمد شریف کے درمیان جائیداد کی تقسیم پر اختلاف بڑھے تو اسلم بشیر نے جماعت اسلامی سے قریبی تعلق کی وجہ سے اس وقت کے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کو صلح کے لیے ثالث بنایا، مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا اور یہ معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ چوتھے نمبر پر میاں محمد شریف تھے، جن کے 3 بیٹے نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ عباس شریف 2013 میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ وہ 1993 میں رکن قومی اسمبلی رہے، مگر انہیں سیاست میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ خاندانی کاروبار دیکھتے رہے اور تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے۔ میاں نواز شریف کے صاحبزادوں نے جائیداد میں حصہ ملتے ہی اپنا تمام کاروبار بیچ دیا اور اب وہ برطانیہ میں پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں۔ 5ویں بھائی میاں عبدالعزیز تھے، جن کے بیٹے یوسف عزیز کی شادی میاں محمد شریف کی صاحبزادی سے ہوئی۔ ان کا بھی نواز شریف کے ساتھ خاندانی جائیداد پر اختلاف رہا۔ 90 کی دہائی میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو ان کی عمران خان سے قریبی دوستی تھی اور وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے تھے، مگر پھر خاندان میں صلح ہو گئی اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا۔ میاں یوسف عزیز کے بیٹے کی شادی میاں شہباز شریف کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ چھٹے بھائی میاں معراج الدین تھے، جن کے بیٹے میاں الیاس معراج حسین وقاص شوگر ملز کے مالک ہیں۔ میاں معراج الدین کی صاحبزادی سے میاں شہباز شریف کی شادی ہوئی۔ 2010 میں میاں معراج الدین کا انتقال ہوا اور وہ 7 بھائی میں سب سے طویل عمر پانے والے انسان تھے۔ سب سے چھوٹے اور 7واں بھائی میاں سراج الدین تھے، جنہیں پہلوانی کا بہت ہی شوق تھا، مگر وہ جوانی میں ہی وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے خالد سراج، فرقان سراج اور یحییٰ سراج ہیں۔ جب میاں محمد شریف نے ماڈل ٹاؤن میں جگہ خرید کر 7 بھائیوں کے لیے 7 گھر تعمیر کیے تو میاں سراج الدین کو سب سے درمیان والا گھر دیا گیا، کیونکہ وہ اپنے تمام بھائیوں کے لاڈلے تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے شریف خاندان کی فیکٹریوں کو نیشنلائز کیا تو یہ میاں سراج الدین ہی تھے جن کے اردو بازار میں واقع برف کے کارخانے کی بلڈنگ میں میاں محمد شریف نے دوبارہ اپنا دفتری کام شروع کیا اور کاروبار کا نئے سرے سے آغاز کیا۔ 90 ریلوے روڈ کی حویلی میں دلہنیں آنے کے بعد جلد ہی بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ سب سے پہلے ادریس پیدا ہوئے اور پھر 2 سال بعد 1949 میں نواز شریف پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جاوید، فاروق اور یوسف پیدا ہوئے۔ ان سب کی عمروں میں بس 1-2 سال کا فرق تھا۔ میاں ادریس خاندان کے پہلے بچے تھے، اس لیے انہیں انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ نواز شریف کو سینٹ انتھونی اسکول میں داخلہ ملا، جبکہ باقی تمام بچوں کو
रेलवे स्टेशन के करीब पाकिस्तान रेलवे स्कूल में दाखिल करवाया गया। इन बच्चों को स्कूल भेजने का मकसद कोई सरकारी नौकरियां या आला तालीम हासिल करना या ओहदा हरगिज़ नहीं था, बल्कि मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चे इतने पढ़ लिखे जाएं कि अपना कारोबार संभाल सकें। शायद बच्चों ने भी ये बात बचपन से ही पल्ले बांध ली थी, इसलिए किसी ने भी स्कूल या कॉलेज में अपनी कोई कारकर्दगी दिखाने की जहमत नहीं की, सिवाय नवाज शरीफ के, जिनका मेरिट इतना अच्छा बन गया था कि इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला मिल गया और वो एक होनहार तालिब इल्म साबित हुए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान चल रही थी तो नवाज शरीफ ख़ानदान का इससे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था। वो एक कारोबारी ख़ानदान था और इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था। पाकिस्तान बना तो लाहौर में रहने वाले शरीफ ख़ानदान के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं हुई। तारीख में कहीं ऐसा हवाला नहीं मिलता कि शरीफ ख़ानदान ने तहरीक पाकिस्तान में कोई सियासी किरदार अदा किया हो, मगर पाकिस्तान बनने के बाद इनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा ज़रूर हुआ। इसकी बड़ी वजह यह थी कि क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदू ताजर इंडिया चले गए थे और लाहौर में मुसलमानों को खुलकर बिजनेस करने के बेहतरीन मौके मिले, और शरीफ ख़ानदान तो पहले ही एक कामयाब बिजनेस चला रहा था। मियाँ शरीफ ने 1955 में कोट लखपत के सनती इलाके में 700 कनाल अर्जी 6 लाख रुपए में ख़रीदी और वहाँ इत्तफाक फाउंड्री को मुंतकिल कर दिया। इसका इफ्तिताह सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के हाथों करवाया गया। ये प्रोजेक्ट बेहद कामयाब रहा और 1960 में शरीफ ख़ानदान ने अपने बिजनेस को मज़ीद वसअत दी, जहां अब ज़री आलात, सड़क बनाने वाले रोलर और मुख्तलिफ अक़साम की भारी मशीनरी बनने लगी। स्टील के कारोबार में अपना लोहा मनवाने के बाद जनरल अयूब खान के मार्शल्ला के दौर में शरीफ ख़ानदान ने लाहौर के करीब जरनेली सड़क पर इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स कायम की। ये फैक्ट्री 12,000 किलो सूत बनाने की गुंजाइश के साथ पाकिस्तान की बड़ी टेक्सटाइल मिलों में से एक थी। अब ख़ानदान की नई नस्ल जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। जिन्होंने मैट्रिक या बीए करने था वो अपनी मर्ज़ी से करके ख़ानदानी कारोबार में शामिल होने लगे। मियाँ मोहम्मद शरीफ का ये सख्त असूल था कि ख़ानदान के तमाम नौजवान को फैक्ट्रियों में शुरू में जूनियर हैसियत में नौकरी दी जाती थी, ताकि वो हुनर सीखें, कारोबारी आदाब सीखें और इनमें मेहनत की आदत पैदा हो, ताकि वो मुस्तकबिल में अच्छा ताजर बन सकें। जनरल अयूब खान के दौर में शरीफ ख़ानदान की तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उकाड़ा से नारोवाल जाने वाली ट्रेन सुबह के वक्त डिब्बे के डिब्बे भरकर कोट लखपत में इत्तफाक फाउंड्री के मजदूर लाया करती थी, और इसी वजह से इस ट्रेन को मियाँ शरीफ के नाम पर बायू ट्रेन कहा जाने लगा। इस वक्त पाकिस्तान में CM लतीफ़ साहब की बटाला कंपनी स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, जिसके बाद इत्तफाक फाउंड्री मुल्क की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी। पाकिस्तान रेलवे का एक बाकायदा स्टेशन इत्तफाक फाउंड्री कोट लखपत के अंदर हुआ करता था और फैक्ट्री के अंदर से रेलवे लाइन गुजरती थी। 260 की दिहाई तक शरीफ ख़ानदान की कई फैक्ट्रियाँ कायम हो चुकी थीं। मियाँ शरीफ और CM लतीफ़ का ये अज़म था कि वो पीको और इत्तफाक को भारत की बड़ी कंपनियां टाटा और बिरला के मुकाबले की इंडस्ट्रियां बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भारत से आगे ले जाया जाए। शरीफ ख़ानदान 60 की दिहाई में बिलाशुबा पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हो चुका था। वो 7 भाई जो 1930 की दिहाई में भट्टी पर मजदूरी करते थे, 30 साल की अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनती ख़ानदान में बदल चुके थे। पाकिस्तानी बिजनेस में शरीफ ख़ानदान के मकाम का अंदाज़ा 60 की दिहाई के इन सबूतों से लगाया जा सकता है कि जनरल याहिया खान के दौरे मार्शल्ला में इत्तफाक फाउंड्री में पाक आर्मी की जीपों के पुर्जे तैयार हुआ करते थे। दोस्तों, नवाज शरीफ की कहानी की तीसरी एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये अमीर तरीन ख़ानदान अचानक सड़क पर आ गया, रातों रात इत्तफाक फाउंड्री पर कैसे शब खून मारा गया और हुकूमत ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। वो वक्त जब मियाँ मोहम्मद शरीफ एक रिक्शे पर बैठकर इत्तफाक फाउंड्री के सरकारी डायरेक्टर से मदद मांगने गए और अल्लाह और रसूल और पंजतन पाक का वास्ता देते हुए इनकी आंखें भर आईं, और फिर मियाँ मोहम्मद शरीफ ने कैसे सिर्फ 2 साल के मुख्तसर अरसे में अपना पूरा कारोबार दोबारा खड़ा कर लिया।
چونکہ آگے کی کہانی کئی سال تک میاں محمد شریف کے گرد گھومتی ہے، اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان کی زندگی کے کئی چھپے ہوئے گوشے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہاں کلک کر کے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔